हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी ऑनलाइन क्लासेज की इन्फॉर्मेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। आज अपन एमए फाइनल ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी जो एमए फाइनल ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, उसमें हिमालय आफा तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में भी अपन ने हिमालय आफा तंत्र के बारे में चर्चा की थी। हिमालय आफा तंत्र में मुख्यतः 3 नदियाँ प्रमुख है, जिसमें सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, वो भी हिमालय आफा तंत्र में शामिल होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके आफा तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है, वो उद्गम कैलाश मानसरोवर है। ये कैलाश मानसरोवर है। आपको ध्यान होगा कि कैलाश मानसरोवर है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ये जो कैलाश मानसरोवर के चेमायुंगडुंग नाम के हिमनद से इसका उद्गम होता है। कैलाश मानसरोवर के चेमायुंगडुंग नाम के हिमनद से इसका उद्गम होता है। यहाँ से ये यानी कि महान हिमालय के समानांतर अनुदैर्ध्य क्रम में लगभग 1100 किलोमीटर इसके समानांतर चलती है, तिब्बत के अंदर चलती है। और जो चीन अधिकृत क्षेत्र है, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और फिर ये आगे जाकर के जहाँ नमचा बरवा है, नमचा बरवा जो दर्रा है 7,756 मीटर ऊंचाई पर, नमचा बरवा क्षेत्र पर ये अरुणाचल प्रदेश में दक्षिणावर्त मोड़ लेती है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले यहाँ एक प्राचीन काल में नदी हुआ करती थी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी। उस नदी का नाम था तिब्बती नदी। तिब्बती नदी यहाँ से म्यांमार की पहाड़ियों से होकर के यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी और आगे जाकर के सिंधु की खाड़ी में गिरती थी। लेकिन भूगर्भीय हलचल के कारण सिंधु नदी का जो अफवाह तंत्र है उसमें बदलाव हुआ है, और उसी के मार्ग या तल पर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगी। और कालांतर में ये आगे यानी कि म्यांमार की पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक जाती थी। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे भूगर्भिक उत्थान के कारण इसका अपहरण हो गया, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये दक्षिणावर्त मोड़ लिया है नमचा बरवा से। नमचा बरवा से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी एक सहायक नदी मिलती है दिबांग। उसके दिबांग के बाद में इसका जो नाम होता है अरुणाचल प्रदेश में, उसको कहते हैं दिहांग नदी। दिहांग नदी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। दक्षिणावर्त मोड़ लेने के बाद ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। अरुणाचल प्रदेश से के निकलकर जैसे असम की घाटी के अंदर आती है, तब ये मैदानी क्षेत्र के अंदर आती है और अपने साथ लाए हुए जो भी जलोढ़ है उनका ये निक्षेपण करना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे एक नदीय द्वीप का निर्माण करती है, उसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली जो द्वीप है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बहुत सारे नदीय द्वीपों का निर्माण करती है, उनमें से सबसे बड़ा द्वीप यही है, जो यानी कि आवासीय युक्त है। और इसके अलावा इसकी सहायक नदियां हैं जो दक्षिणी ओर से मिलती है, दिबांग मिलती है, लोहित मिलती है और कपिली नदी भी इसमें मिलती है। उत्तर की ओर से मिलने वाली इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें मानसी है, धनसरी है, संकोश है और तीस्ता नदी भी इसकी सहायक नदी कहलाती है। तो ये सारी सहायक नदियाँ उत्तर की ओर से मिलती है, कुछ नदियाँ दक्षिण की ओर से मिलती है। और जब ये असम में आती है तब इसका नाम असम के अंदर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है।
असम घाटी के अंदर यानी कि यहाँ से सदिया से धुबरी के बीच में, सदिया से धुबरी, यहाँ धुबरी आई हुई है और यहाँ सदिया है। सदिया से धुबरी के बीच के अंदर ये नौ परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराती है, यानी नावें चलती है। ये धुबरी है, धुबरी के बाद में ये बिल्कुल दक्षिणी मोड़ लेकर के आगे जो बांग्लादेश के अंदर जो पद्मा है, जो गंगा के नाम से जानी जाती है, उसमें मिल जाती है और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिरकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जो यानी कि उत्तर पूर्व भारत की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, पूर्वोत्तर जो भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से मानी जाती है। और इसका अफवाह क्षेत्र या कुल लंबाई देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई है वो 2580 किलोमीटर है। 2580 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उनमें से लगभग यानी कि असम घाटी के अंदर 725 किलोमीटर चलती है। भारत में ये 1346 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में पड़ती है। इसका कुल जो अफवाह क्षेत्र है वो लगभग 5,80,000 वर्ग किमी है। उनमें से 2,58,008 वर्ग किमी है वो इसका अफवाह क्षेत्र भारत में पड़ता है। तो ये यहाँ से नौ परिवहन की जो व्यवस्था उपलब्ध है, इस सदिया से धुबरी के बीच में ये नावें भी चला करती है। ये पूरी असम घाटी है, चूरमा घाटी है, यहाँ चाय की कृषि भी होती है। इसके साथ साथ चावल की भी कृषि होती है और वर्षवाहिनी नदियों के अंदर यानी कि ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। विश्व की लंबी नदियों में से इनको यानी कि गिना जाता है और उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण यानी कि नदी के नाम से जाना जाता है। हर साल इसमें बाढ़ भी आ जाती है। और बांग्लादेश में अब जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ता है जमुना। और जो गंगा नदी है, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये दोनों गंगा और जमुना इकट्ठा होकर के अंत में मेघना के नाम से जानी जाती है और मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती है। और यहाँ पर इन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संयुक्त पानी है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा है, आपको ज्ञात होगा, विश्व का सबसे बड़ा चापाकार डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा चापाकार डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसका निर्माण करती है। इस सुंदरबन डेल्टा में बहुत सारे मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। सुंदरी नाम के मैंग्रोव वनस्पति है जो इस क्षेत्र में यानी कि पनपते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मत्स्य पालन भी होता है और साथ ही साथ चावल की कृषि भी होती है। बांग्लादेश में इसके तटीय या इस क्षेत्र के अंदर बेसिन, ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन में चावल की कृषि भी बड़े स्तर पर की जाती है। इसके साथ साथ गन्ने की कृषि भी की जाती है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इनकी अफवाह तंत्र या प्रणाली के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। आगे जो है यानी कि प्रायद्वीपीय जो अफवाह क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय हिमालय अफवाह के बाद में प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है। हिमालय अफवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र अधिक पुराना है। आपको ध्यान होगा कि जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और प्रायद्वीपीय भारत से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। जो हिमालयी अफवाह तंत्र से प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है वो अधिक पुराना है। इनमें कई नदी तंत्र समाहित है, जिसमें सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ताम्रपर्णी ये बंगाल की खाड़ी की पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और डेल्टा भी बनाती है। जबकि पश्चिमी घाट से उतरकर पश्चिम में अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उनमें जो युवा और छोटी नदियां हैं और बनास है, लोनी है। ये बनास हालांकि चंबल की सहायक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन अरब सागर के अंदर लोनी नदी है या नर्मदा है या तापी नदी है। ये नदियाँ ज़्यादातर भ्रंश घाटी में
प्रवाहित होकर के अरब सागर में गिरती है। उनमें से भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रमुख 2 नदियां हैं और वो है नर्मदा और तापी। तो इसी क्रम में कुछ और भी नदियां हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, टोंस, कैन, सोन, दामोदर, जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर उत्तरी भाग में बहती है और गंगा तंत्र में ये शामिल हो जाती है। इसके अतिरिक्त अरावली से निकलने वाली कुछ नदियां जैसे लूनी, साबरमती और माही है, ये भी कच्छ के रण और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां मुख्यतः यानी कि वर्षाधीन है, सदा नीरीय नहीं है। जो लूनी नदी है या साबरमती नदी है, ये वर्षावनी नदी नहीं है, केवल बारिश के समय के अंदर ही आती है। शुष्क ऋतु में इनमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है और विसर्प नहीं बनाती है। जो पश्चिमी की ओर अरब सागर में गिरने वाली ज़्यादातर नदियां विसर्प नहीं बनाती है तथा इसके मार्ग सीधे और स्थिर है। ये नदियां प्रौढ़ और इनकी घाटियां अनुपातिक और उथली है। अध्यारोपण और पुनर्यौवन के कारण कई क्षेत्रों में जलप्रपात का निर्माण भी करती है। तो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो प्रौढ़ और पुनर्यौवन की स्थिति के अंदर है, इसीलिए कई प्रकार के जलप्रपात का भी निर्माण करती है। अब प्रायद्वीपीय भारत के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं उसके बारे में अपन विस्तृत पढ़ेंगे। मित्रों, प्रायद्वीपीय अफवाह की उत्पत्ति की बात करें तो हिमालय के निर्माण से पूर्व गोंडवाना लैंड में सह्याद्री और अरावली एक प्रमुख जल विभाजक है और पश्चिमी घाट से पूर्व और पश्चिम दोनों ओर नदियां प्रवाहित होती है। तो यानी कि ये जो जल विभाजक रेखा है, भारत की प्रमुख जल विभाजक रेखा है, वो यहाँ से उत्तराखंड से शुरुआत होती है और यहाँ से अरावली पर्वतमाला के सहारे यहाँ से होकर के ये जो भ्रंश घाटी है नर्मदा और तापी, यहाँ से ये मोड़ लेती है पूर्व की तरफ और फिर पश्चिमी घाट के सहारे ये दक्षिण में चली जाती है। तो पश्चिमी घाट से खूब सारी नदियाँ हैं वो यहाँ से उद्गम होता है और पूर्व की ओर जाती है। जैसे गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक पास से ही इसका उद्गम होता है। सह्याद्री की पहाड़ियों से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो इस प्रकार की ये जो सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं इनसे बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है और वो अपना पानी पूर्व की ओर ले जाती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय जो पठार है इसका ढाल है वो यानी कि दक्षिण पूर्व की तरफ है। और कुछ एक नदियां ऐसी भी है जो इस पश्चिमी घाट या सह्याद्री की पहाड़ियों से अरब सागर की तरफ भी पानी ले जाती है, जैसे भरतपूजा है या पेरियार नदी है या कुछ ऐसे नर्मदा और तापी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर में गिरती है, जो पश्चिम की ओर पानी का विसर्जन करती है। तो इसकी यदि अपन उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्पत्ति प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की कैसे हुई है, तो टर्सरीय काल के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पश्चिम का स्थल अरब सागर में विलीन हो गया, जिसके कारण पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के केवल ऊपरी भाग ही समुद्र तल से ऊपर रह गई और हिमालय के उत्थान के दौरान दो भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ, जिसमें नर्मदा और तापी नदियां प्रवाहित होने लगी। वाडिया जो विद्वान है वो कहते हैं, भूगोलवेता है, वो यह अपना मत व्यक्त करते हैं कि प्रायद्वीपीय खंड के पूर्व की ओर यानी अभी नमित हो गया था और जिससे क्षेत्र का अधिकांश अफवाह बंगाल की खाड़ी की ओर अभिमुख हो गया। ये वाडिया का मत है। प्रायद्वीपीय अफवाह के नदी तंत्र की बात करें तो इसमें बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें पहली नदी है नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है और भ्रंश घाटी में बहती हुई है। नर्मदा नदी का उद्गम है वो अमरकंटक के पश्चिमी भाग में लगभग 1057 मीटर ऊंचाई से होता है और ये विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां हैं उसके मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ये भड़ोस के दक्षिण में एचुरी बनाती हुई अरब सागर में गिरती है। आपको ज्ञात होगा कि नर्मदा और तापी नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है, या जो प्रायद्वीपीय भारत से उद्गम होकर पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं
वो अधिकांश नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है, जवारदन मुख या एचूरी बनाती है। तो नर्मदा नदी भी भड़ोस के दक्षिण में एचूरी बनाती हुई ये अरब सागर में गिरती है। इनकी कुछ सहायक नदियां हैं जो उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, जैसे हीरान है, ओरिशन है, बरना है, कोलर, और दक्षिणी ओर से बुडनेर, बंजर, शार, शक्कर, दुगी आकर मिलती है। नर्मदा की कुल लंबाई है वो लगभग 1312 किमी है। इसका अफवाह क्षेत्र है वो 98,795 वर्ग किमी है। इस अफवाह क्षेत्र का लगभग 87% भाग 87% भाग मध्य प्रदेश में, 11.5% भाग गुजरात में, 1.5% भाग महाराष्ट्र राज्यों में अवस्थित है। इनमें औसतन लगभग 54,600 मिलियन घन मीटर वार्षिक जलराशि प्रवाहित होती है। और सरदार सरोवर बांध परियोजना है जो इस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बनी हुई है। सरदार सरोवर यानी कि बांध परियोजना ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है और गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है और मध्य प्रदेश भी है। राजस्थान में भी जालोर और बाड़मेर जिलों में नर्मदा नदी के द्वारा इस बांध से सिंचाई होती है। इसके अलावा इस सिंचाई के साथ साथ लगभग 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है और 3 करोड़ लोगों को पेयजल की सुविधा भी नर्मदा नदी के जल के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। दूसरी जो तापी नदी है, ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली तापी दूसरी प्रमुख नदी है, जिनका उद्गम है वो बैतूल जिला में मुल्ताई के पास में सतपुड़ा श्रेणी 700 लगभग 62 मीटर ऊंचाई से होता है। ये 724 किमी लंबी है और 65,145 वर्ग किमी क्षेत्र का जल बहा कर ले जाती है, जिसका लगभग 79% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है, 15% भाग मध्य प्रदेश में और 6% भाग गुजरात राज्यों में वितरित है। इनमें 17,982 मिलियन घन मीटर जल राशि का वार्षिक प्रवाह होता है। पूर्णा है वो तापी नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो भुसावल के पास इसमें मिलती है। इसका निचला यानी कि 48 किमी लंबा भाग नाव्य है, यानी निचला जो क्षेत्र है वो लगभग 48 किमी नौगम्य क्षेत्र है। काकरापारा और उकई जो परियोजना है गुजरात के अंदर स्थित है। ये जल विद्युत परियोजना है वो तापी नदी पर स्थित है और गुजरात का सूरत शहर है वो भी तापी नदी के किनारे है। दूसरी जो साबरमती है वो राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। तो साबरमती पश्चिम वाही तीसरी प्रमुख नदी है जो मेवाड़ की पहाड़ियाँ यानी अरावली से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। 320 किमी इसकी लंबाई है। इसका अफवाह क्षेत्र है वो लगभग 21,895 वर्ग क्षेत्र में विस्तृत है और लगभग ये 3,800 मिलियन घन मीटर वार्षिक जल का विसर्जन करती है। साबरमती की जो सहायक नदियां हैं वो हथीमती, मेशवा, माझम, वत्राक और शैदी जो इसकी सहायक नदियां हैं। अहमदाबाद जो नगर है वो साबरमती के किनारे आया हुआ है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली या अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां थी। अब जो पूर्व की ओर बहती है जैसे महानदी है, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के पास से निकलती है और प्रायद्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। 858 किमी महानदी की लंबाई है। इसका अफवाह क्षेत्र 1,41,589 किमी है। अफवाह क्षेत्र का 53% भाग छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा में पड़ता है। ये नदी लगभग प्रतिवर्ष 66,640 मिलियन घन मीटर जल बहाकर ले जाती है।
और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें जो शिवनाथ, हसदेव, माज और ईब ये बाईं ओर से मिलती है, जबकि जोंग, उग और तेल नदियां जो दाईं ओर से महानदी में मिलती है। डेल्टा क्षेत्र में ये बाईं ओर से ब्राह्मणी और वैतरणी नदी भी मिलती है। जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, तो डेल्टाई क्षेत्रों के अंदर महानदी में ब्राह्मणी और वैतरणी नदियाँ भी बाईं ओर से मिलती है। सुवर्ण रेखा है, सुवर्ण रेखा का उद्गम है वो रांची के दक्षिण पश्चिम में से होता है, और जहाँ से ये पूर्व की ओर सिंहभूमि, मेदिनीपुर, मयूरभंज और बालेश्वर जनपदों में प्रवाहित होती हुई तालेश्वरी से थोड़ा पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुल लंबाई इसकी 395 किमी है। इसका आफा क्षेत्र लगभग 19,296 वर्ग किमी है, और वार्षिक जल जो उपलब्धता है वो 7,940 मिलियन घन मीटर है। गोदावरी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, प्रायद्वीपीय भारत की गंगा भी कहते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जनपद के त्र्यंबकम नामक स्थान से होता है, और इनकी कुल लंबाई 1,465 किमी है, जबकि 3,12,812 वर्ग किमी इसका कुल अफवा क्षेत्र है, जो आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से होता हुआ उड़ीसा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां हैं वो परवरा, पूर्ण, मंजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानरे, ताल और शबरी ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पोलावरम के निकट ये एक गहरा खड्ड का निर्माण करती है। इसमें प्रतिवर्ष 1,18,000 मिलियन घन मीटर जल राशि प्रवाहित होती है। निचले भागों में ये भयंकर बाढ़ आती है, और ये एक नावीय नदी भी है, यानी नाव संचालन भी होता है। गोदावरी घाटी का लगभग 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश में और 23% भाग आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, और कई इस पर यानी कि नदी घाटी परियोजनाएं भी क्रियान्वित हो रही है। दूसरी जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित प्रायद्वीपीय नदियों में से दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ये महाबलेश्वर के निकट एक छोटे से यानी कि हिमनद से इसका उद्गम होता है, और इसकी महाबलेश्वर के निकट से यानी कि एक झरने से इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1,400 किमी है। द्रोणी का इसका जो क्षेत्रफल है या अफवा क्षेत्रफल है वो 2,58,948 वर्ग किमी है। इसका अफवा क्षेत्र महाराष्ट्र में 27%, कर्नाटक में 44%, आंध्र प्रदेश में 29% राज्यों में वितरित है। इनमें प्रतिवर्ष 62,800 मिलियन घन मीटर जल राशि प्रवाहित होती है। कृष्णा की सहायक नदियां हैं जो कोयना, येरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंग प्रभा और मूसी है। इनमें से भीमा और तुंगभद्रा जिसकी सर्वाधिक यानी कि लंबी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा की लंबाई 640 किमी है और इसका अफवा क्षेत्र है वो 71,417 वर्ग किमी है, जबकि भीमा का अफवा क्षेत्र है वो 77,614 वर्ग किमी है। इसके अलावा
कावेरी नदी जो तीसरी सबसे बड़ी प्रमुख नदी है और ये सबसे प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिण नदी के नाम से भी जाना जाता है या इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो गंगा है वो तो गोदावरी है, जबकि दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडगु जनपद की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, जहां इनकी ऊंचाई 1341 मीटर है। यहाँ से ये दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में से प्रवाहित होती हुई कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। ये 805 किमी लंबी है और 87,900 वर्ग किमी इसका अफवाह क्षेत्र है। कावेरी के अफवाह क्षेत्र का 3% भाग केरल के अंदर, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में अवस्थित है। इसकी ऊपरी यानी कि घाटी में दक्षिण पश्चिम और निचली घाटी में उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। यानी जो कावेरी नदी है इसकी ऊपरी घाटी के अंदर तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है, जबकि कावेरी नदी की दक्षिण निचली घाटी के अंदर जो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है वहाँ उत्तरी पूर्वी मानसून से लगभग अक्टूबर-नवंबर में वर्षा होती है और इस नदी में वर्ष भर पर्याप्त जल रहता है। शिव समुद्र के निकट ये जलप्रपात बनाती है। कावेरी नदी के बाईं ओर से हेमावती, लोकपावनी, शिमशा और हैरंगी, अर्कावती, दाईं ओर से लक्ष्मण तीर्थ, कंबानी, नुबाऊ, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती आदि सहायक नदियाँ मिलती है। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इस यानी कि दक्षिण की गंगा कहो या प्रायद्वीपीय भारत की गंगा है वो गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की नदी है, संपूर्ण दक्षिण भारत की गंगा है वो गोदावरी है, जबकि केवल दक्षिण की गंगा है वो कावेरी है। इसका डेल्टा यानी कि जो क्षेत्र है वो अत्यधिक उपजाऊ है। विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा लगभग 90-95% जल राशि क्षमता उपयोग की जाती है। यानी कावेरी नदी का लगभग 90 से 95% जल राशि उपयोग में ली जाती है। इस जल के उपयोग को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद भी चल रहा है। इसके अलावा और भी कुछ छोटी नदियां हैं, जैसे ताम्रपर्णी नदी है। ताम्रपर्णी नदी जो तिरुनेलवेली जनपद जो तमिलनाडु है वहाँ से निकलती है। सह्याद्री से अगस्तमथलाई की ढालों से होती हुई ये मन्नार के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेनियार नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के कोलार जनपद से होती है और लगभग 55,213 वर्ग किमी अफवाह क्षेत्र के साथ कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में अवस्थित है और प्रतिवर्ष लगभग 3,238 मिलियन घन मीटर जल राशि प्रवाहित होती है। तो ये यानी कि गंडीकोडा के निकट एक गहरा खड्ड भी बनाती है। पेनियार की सहायक नदियां हैं वो जयमंगली, कोंदेरू और संगीलेरू, चित्रावती, पापनी आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा लूनी नदी है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर ज़िले के नाग की पहाड़ियों से होता है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम की अरावली की पहाड़ियों से निकलकर अर्धशुष्क मरुस्थल में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण के दलदली क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 320 किमी है और बांडी, सूकड़ी, जवाई, जोजड़ी ये सारी इसकी यानी कि सहायक नदियां हैं। इनके यानी कि सागरमती और सरस्वती दो धाराएं हैं जो एक पुष्कर से और एक नागपाड़ से निकलती है और इसके बाद मिलने के बाद इसका नाम लूनी पड़ता है। ये नदी केवल वर्षा ऋतु में कभी कभी
यानी प्रवाहित होती है। कुछ पश्चिमी सह्याद्री से निकलने वाली जो नदियां हैं वो भी अरब सागर की तरफ यानी कि गिरती है, जो छोटी नदियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात भी यानी कि बने हुए हैं। तो दक्षिणी यानी कि जो सह्याद्री या सह्याद्री दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से पर्याप्त वर्षा प्राप्त करती है, जिसके कारण इन पर्वतों से कई छोटी और तीव्रवाही नदियाँ का आविर्भाव होता है। इनमें महाराष्ट्र की सूर्या, कालू, सावित्री, गोवा की मांडवी और तेरेखोल, चपोरा, जुवरी, शाल, तालपोना, कर्नाटक की काली नदी, गंगावली, शरावती और सुवर्णा, नेत्रवती, केरल की भी यानी बेपोर, पोनानी, भरतपुजा, पेरियार, पंबा आदि प्रमुख है। इन नदियों से तंग घाटियों का निर्माण के साथ साथ जलप्रपात का भी निर्माण होता है। जैसे शरावती नदी पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात या उसको गरसोपा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है स्थित है। तो इस प्रकार इस जलप्रपातों से जल विद्युत का भी उत्पादन होता है और कहीं नदी घाटियों का परियोजना का निर्माण भी करती है। तो हिमालय जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है इसका महत्व हिमालय अफवाह तंत्र से आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से अधिक है।